अस्सलाम वालेकुम। अब चार्ज हम लोग 221 से ऑनवर्ड्स पहले देख चुके हैं नकुल तकसीम होने के बाद। और चार्ज का कोई अलग से प्रोसीजर नहीं है बल्कि कॉमन है जो 221 से 239 तक हम लोग पहले डिटेल से हर सिचुएशन में देख चुके हैं। अब दोनों कोर्ट्स ने जिस वक्त भी चार्ज फ्रेम करना है तो जैसे मैं आपको बता चुका था कि वो एक्यूज्ड को पढ़ के सुनाया जाएगा और उसको उसकी सारी एक्विजिशन जो है वो जिस मोड में 221 से ऑनवर्ड्स बताई गई है उस तरह उसको एक्सप्लेन की जाएगी। और फिर एक्यूज से पूछा जाएगा कि क्या आप इस चार्ज को जो प्रोसिक्यूशन ने आपके खिलाफ केस भेजा क्या आप इस चार्ज को तस्लीम करते हैं या नहीं करते। और ये दोनों ट्रायल्स के अंदर आपको जो है प्ली ऑफ द एक्यूज्ड और एडमिशन के नाम से सेम तरह की जो है वो वर्डिंग मिलती है, सिर्फ नाम मुख्तलिफ है लेकिन उसका जो एक सेंस है वो सेम है। और फिर दोनों कोर्ट्स को ही ये इख्तियार दिया गया कि वो एडमिशन जो है अगर एक्यूज रिकॉर्ड करा भी देता है तो उस सूरत में भी दोनों कोर्ट्स के पास ये पावर स्टिल मौजूद है कि वो उसको कन्विक्ट करें या ना करें। डैट इज़ अप टू दी सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट। और ये मैं डिटेल्ड वॉइस नोट में अलग से इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लिहाजा इस जो है डिटेल में अब दोबारा नहीं जाते। लेकिन दोनों कोर्ट्स के पास ये चीज़ कॉमन है। और उसके बाद रिकॉर्ड करने के बाद स्टेज आती है आपकी, अगर एविडेंस अगर वो एडमिट नहीं करता तो उस सूरत के अंदर दोनों केसेस के अंदर अब स्टेज आती है एविडेंस की। अब एविडेंस को जो भी सेक्शन स्टील कर रहे हैं वो मैजिस्टेरियल कोर्ट के अंदर 244 और सेशन कोर्ट के अंदर जो है 265 जो है वो इसको डील कर रहा है। अब इन दोनों के अंदर भी आप देखेंगे तो हर लिहाज से एक डिफरेंट जो है वो प्रोसीजर एक्सप्लेन्ड है और डिफरेंट मोड है एक्चुअली ऑफ रिकॉर्डिंग एविडेंस। पहले हम मैजिस्ट्रियल कोर्ट के अंदर देखते हैं और ये फिर वही बात जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता रहा हूँ कि यहाँ पर भी एक जो सीरियसनेस है ट्रायल की वो यहाँ पर भी अपेरेंटली नज़र आती है हर मामले के अंदर, चाहे वो प्रोसिक्यूशन की एविडेंस हो या वो डिफेंस एविडेंस हो। अब मैजिस्ट्रियल ट्रायल के अंदर 244 के अंदर आप देखते हैं कि अगर चार्ज फ्रेम किया जाता है, ट्रायल कमेंस कर दिया जाता है और कोर्ट उसको एक्यूज को एडमिशन के बावजूद कन्विक्ट नहीं करती या एक्यूज जो है वो प्ली गिल्टी नहीं करता, जो कि डिटेल्ड चार्ज के अंदर भी मैं आपको जो स्पेसिमेन शेयर किया था उसके अंदर भी मैंने नीचे क्वेश्चनिंग में आपको बताया था कि किस तरह एक्यूज को 3 सवालात किए जाएंगे कि उसने चार्ज सुन लिया और क्या वो प्ली गिल्टी करता है और क्या वो डिफेंस एविडेंस एड्यूस करेगा या नहीं करेगा। और ये सारी बातें आपको सेशन ट्रायल के अंदर मिलती हैं, उसके बाकायदा सेक्शन के अंदर ये बातें तहरीर है कि एक्यूज को पूछा जाएगा। और उसके बाद फिर आप जो है मैजिस्ट्रियल कोर्ट के अंदर देखेंगे कि 244 के अंदर जो वर्डिंग यूज़ की गई है वो है कि मैजिस्ट्रियल कोर्ट shall hear the complainant and shall record all the evidence produced by the complainant। और उसके बाद जो है accused को सुना जाएगा, shall hear the accused और shall record all the evidence produced by the accused। It means के एक चीज़ हम प्रैक्टिकली तो देखते हैं कि इवन मैजिस्ट्रियल ट्रायल के अंदर फर्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग से ही समनिंग इन द नेम ऑफ द कंप्लेनेंट और समनिंग इन द नेम ऑफ ऑल द विटनेसेस कोर्ट सू मोटो कर रही है। लेकिन प्रैक्टिकली तो ये बात ठीक है कि होती है, लेकिन कानून के अंदर मैजिस्ट्रियल ट्रायल के अंदर आपको ऐसी प्रोविज़न नहीं मिलती जहां पर कोर्ट ये प्रोसेस इशू अपने आप से करे इन द नेम ऑफ द कंप्लेनेंट और इन द नेम ऑफ एनी विटनेस ऑफ द प्रोसिक्यूशन और इवन ऑफ द एक्यूज। तो यहाँ पर हम फर्क क्या देखते हैं कि कोर्ट शैल हेयर द कंप्लेनेंट एंड शैल रिकॉर्ड ऑल द एविडेंस प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लेनेंट, विच मीन्स कि कानून पाबंद कर रहा है मैजिस्ट्रियल ट्रायल के अंदर
कि तमाम एविडेंस वो रिकॉर्ड की जाएगी जो कि कंप्लेनेंट प्रोड्यूस कर रहा है बिफोर दी कोर्ट। और उसके आगे चलेंगे तो हमें ये मिलता है कि अगर प्रोड्यूस्ड एविडेंस के अलावा जो कंप्लेनेंट ने प्रोड्यूस करनी है उस एविडेंस के अलावा अगर मुस्तगीस यानी कंप्लेनेंट या एक्यूज्ड किसी और गवाह को बुलाना चाहते हैं तो वो बकायदा इन राइटिंग एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर लॉन्च करेंगे, इंस्टीट्यूट करेंगे, फाइल करेंगे और उसके ऊपर कोर्ट जो है वो स्पेसिफिक ऑर्डर करके जो है विटनेसेस को तलब करेगी अगर कोर्ट समझती है कि उसकी बात जो है वो ठीक है, इन विटनेसेस को बुलाना चाहिए। और ये बात कानून की मंशा देखी जाए तो हर उस गवाह के ऊपर भी लागू होती है जो कि 173 सीआरपीसी के खाना नंबर 6 के अंदर प्रोसिक्यूशन तहरीर करके भेजती है कि कंप्लेनेंट उन तमाम गवाहों को जो कि उसके प्राइवेट विटनेसेस हैं वो खुद प्रोड्यूस करेगा और इसके अलावा उसके अंदर कोई ऑफिशियल विटनेसेस वहाँ पे तहरीर हैं, लाइक डॉक्टर है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है या कोई और विटनेस है जो कि इन दी एक्सेस ऑफ दी कंप्लेनेंट नहीं है या इन अदर सेंस जो कि कंप्लेनेंट के कहने पर नहीं आएंगे, तो 244 की स्पिरिट ये कहती है कि वो कोर्ट को अप्लाई करेगा कि आप इनको बुलवा दें क्योंकि ये मेरे कहने पर तफ्तीशी, रिकवरी विटनेस, मेडिकल ऑफिसर, रेडियोलॉजिस्ट ये मेरे कहने पर नहीं आएंगे, लिहाजा आप इनको जो है वो तलब कर लें। एंड सिमिलर इज द केस विद रिगार्ड टू दी एक्यूज्ड के उसने भी जो गवाह खुद पेश करना है वो कर दे और अगर वो किसी और को बुलाना चाहता है तो वो उसकी बकायदा एप्लीकेशन दे और उसके ऊपर कोर्ट जो है स्पीकिंग ऑर्डर करेगी कि उसको बुलवाना है या नहीं बुलवाना। अब इस व्यू को अगर हम लोग कंपेयर करें विद 265 एफ तो हमें इसका जवाब मिलता है कि कानून की स्पिरिट यही है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को हम नहीं छोड़ते, हम डिफरेंसेस को देख रहे हैं। तो कानून की स्पिरिट हमें 265 एफ से समझ आती है कि ये लॉजिक ठीक लॉजिक है कि मैजिस्टेरियल कोर्ट के अंदर किसी गवाह को मैजिस्ट्रेट साहब तलब करने के खुद से पाबंद नहीं है, बल्कि या वो प्रोड्यूस किए जाएंगे बाय द कंप्लेनेंट और एक्यूज्ड या फिर वो बकायदा इन राइटिंग रिक्वेस्ट करेगा कोर्ट को कि आप इन गवाहान को बुलवाएं और फिर वो तलब किए जाएंगे, अदरवाइज नहीं। 244 में ऐसी कोई बात नहीं मिलती। ऑन दी अदर हैंड 265 एफ को अगर हम देखें तो वहाँ पे सिचुएशन आपको टोटली डिफरेंट लगती है। वहाँ पे भी जो वर्डिंग आपको मिलेगी वो वही है कि कोर्ट कंप्लेनेंट को सुनेगी और जो जो गवाह वो खुद पेश करेगा वो भी तहरीर कर देगी, क्योंकि वहाँ पर भी वर्ड प्रोड्यूस्ड ही यूज़ किया, लेकिन उसकी जो 265(2) है 265(f)(2) उसके अंदर फिर आगे सेशन कोर्ट को जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर से बकिया गवाहान का एसरटेन करना है। ये कौन से बकिया गवाह हैं? जो अदर देन कंप्लेनेंट है एंड अदर देन विटनेसेस प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लेनेंट है। उनके अलावा फिर कोर्ट, सेशन कोर्ट बकायदा पब्लिक प्रोसिक्यूटर से एसरटेन करेंगी कि अब आप कौन से गवाह बुलाना चाहते हैं और ये वही गवाह हैं जो कि एक्विंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस है, रिलाइड बाय द पुलिस इन्वेस्टिगेशन है एंड मेंशन्ड इन द कंसर्न्ड कैलेंडर ऑफ विटनेस ऑफ द रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 सीआरपीसी है। और एसरटेन करने के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब से उसके अंदर बकायदा कोर्ट को डायरेक्शन है, सेशन कोर्ट को, कि कोर्ट शैल समन सच पर्सन्स टू गिव एविडेंस, विच मीन्स कि यहाँ पर समनिंग प्रोसेस कोर्ट तब बकायदा जारी करेगी जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब उसकी रिक्वेस्ट कर देंगे, असरटेन कर देंगे कि हम किन किन गवाहान को अब बुलाना चाहते हैं और सेट ऑफ विटनेसेस वगैरह मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो उसके मुताबिक जो है उनको समन किया जाएगा, लेकिन ये बात आपको मैजिस्टेरियल ट्रायल के अंदर या 244 के अंदर
बिल्कुल भी नहीं मिलती। वहाँ पर ऐसी कोई गाइडलाइन या ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन या ऐसी कोई प्रोविज़न मौजूद नहीं है कि कोर्ट जो है असरटेन करने के बाद उनको तलब खुद से करेगी, बल्कि इन राइटिंग रिक्वेस्ट के ऊपर बाकायदा स्पीकिंग ऑर्डर किया जाएगा कि उनको तलब करना है या नहीं करना। और यहाँ पे वर्ड शैल समन यूज़ हुआ है। इसके अलावा मैजिस्टेरियल ट्रायल के अंदर वर्ड आपको रिफ्यूज़ नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर 265(3) के अंदर आपको ये बात भी मिलती है, जो मैं सीरियसनेस का बार बार कहता हूँ कि यहाँ पे ऑफेंसेस की ग्रेविटी ज़्यादा है, लिहाजा लेजिस्लेचर का यहाँ पे फोकस डिले के ऊपर भी है, वेक्सेशियस एफर्ट्स के ऊपर भी है कि कोर्ट अगर समझती है कि किसी और गवाह को तलब करवाया जा रहा है और ऐसे गवाह को तलब करवाने के पीछे जो इंटेंट है आइदर डेट इज़ वेक्सेशियस और काजिंग डिले इन द ट्रायल है, तो कोर्ट जो है वो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस उस रिक्वेस्ट को या समनिंग ऑफ सच फिटनेस को कोर्ट रिफ्यूज़ भी कर सकती है। फिर ये बात भी आपको 244 के अंदर या मैजिस्टेरियल ट्रायल के अंदर नहीं मिलते। फिर वहाँ पर हेयर द कंप्लेनेंट, हेयर द एक्यूज्ड एंड ऑल द एविडेंस प्रोड्यूस्ड बाय बोथ द पार्टीज है। और यहाँ पर फिर आप 265(4) देखेंगे तो वहाँ पर 265(4) के वहाँ पर आपको बाकायदा एक सीक्वेंस भी मिलता है कि किस तरतीब के साथ एग्जामिनेशंस होंगी। और वहाँ पर पहले लिखा है कि कोर्ट जो है पहले एग्जामिन करेगी प्रोसिक्यूशन विटनेसेस को, फिर एग्जामिन करेगी एक्यूज्ड को, और फिर एक्यूज से ये पूछा जाएगा कि क्या वो जो है अपनी कोई डिफेंस एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड करना चाहता है या नहीं करना चाहता। और इस सूरत के अंदर एड्यूस एविडेंस का वर्ड यूज़ हुआ, तो वो फिर कोर्ट जो है वो एविडेंस अगर एक्यूज ऑप्ट करता है तो फिर उसके बारे में डिसीजन करेगी। और ये बात भी आपको 244 में नहीं मिलती। 245 में एक थोड़ा सा हिंट है इसका, लेकिन 244 के अंदर ये बात आपको इस सेंस के अंदर नहीं मिलती। और ये वही है तो 340 सब क्लास 2 और 342 जो हम लोग पहले देख चुके हैं। इसके बाद आप ये देखेंगे कि इसी के अंदर जो है अगर एक्यूज जो है वो 244 से अगली स्टेज पे जाता है तो यहाँ पर एक रिटन स्टेटमेंट का भी कंसेप्ट है कि एक्यूज चाहे तो अपना तहरीरी बयान भी अदालत के अंदर जो है वो दाखिल कर सकता है। और ये बात जो है वो आपको मैजिस्टेरियल ट्रायल के अंदर कहीं पर भी नहीं मिलती। और अगर वो ऐसी कोई रिटन स्टेटमेंट अपने डिफेंस के मुतालिक किसी और बात के मुतालिक अगर वहाँ पर वो जो है कोर्ट के अंदर सबमिट करता है तो डैट शैल बी अनेक्स विद द फाइल, जो भी 173 की रिपोर्ट है, ये जुडिशल फाइल है। इट मींस कि ये भी आपको 244 के अंदर नहीं मिलती और ये भी एक डिफेंस के अंदर डिफरेंस है। इसके अलावा यहाँ पर भी एक्यूज जो है उसकी एविडेंस के मुतालिक आगे सब सेक्शन 6 या सब सेक्शन 7 है, ये सारी बातें भी आपको मैजिस्टेरियल ट्रायल के अंदर नहीं मिलती। तो ये सारे फ़र्क भी आपके इवन डिफेंस ऑफ दी एक्यूज के अंदर यहाँ पर मौजूद है। फिर जिस वक्त ये सारी एविडेंस कंक्लूड हो जाती है, डिफेंस कंक्लूड हो जाता है, तो आपको मैजिस्टेरियल ट्रायल के अंदर जो है वो किसी समिंग अप का कंसेप्ट भी नहीं मिलता, ना ही वहाँ पर किसी फाइनल आर्गूमेंट्स के बारे में स्पेसिफिकली जो है वो कोई प्रोविज़न मौजूद है। ऑब्वियसली इन प्रैक्टिस तो मौजूद है और यही प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जो सेशन ट्रायल के अंदर है। लेकिन अगर हम लोग मैजिस्टेरियल ट्रायल में एज अ होल देखेंगे तो वहाँ पर एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद आपको किसी किस्म की जो है समिंग अप के बारे में कोई डायरेक्शन नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पर सेशन ट्रायल के अंदर आप देखेंगे तो वहाँ पर बाकायदा 265(g) जो है वो मौजूद है, जिसके मुताबिक जो है कोर्ट जिस वक्त सारी एविडेंस कंप्लीट हो जाएगी, एक्यूज़ की एविडेंस भी हो जाएगी और डिफेंस जो है एक्यूज़ एड्यूस नहीं करता, उस सूरत में कोर्ट जो है वो जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूशन जो है वो उसको केस को ओपन करेगी और एक्यूज़ उसको रिप्लाई करेगा और फिर उसको जो है
प्रोसिक्यूशन जो है वो क्लोज करेगी, सम अप करेगी। लेकिन अगर एक्यूज जो है वो कोई डिफेंस सॉफ्ट करता है, डिफेंस एविडेंस सॉफ्ट करता है 342 के बयान के अंदर, तो उस सूरत के अंदर जो केस है वो ओपन करेगा एक्यूज और फिर प्रोसिक्यूशन उसको सम अप करेगी। और ये प्रोसीजर भी आपको मैजिस्ट्रियल ट्रायल के अंदर नहीं मिलता। इसके अलावा अगर हम आगे चलेंगे तो हमें एक प्रोविज़न मिलती है 249 सीआरपीसी, जहां पर आपको मैजिस्ट्रियल ट्रायल के अंदर कोर्ट के पास ये पावर है ऑन द ग्राउंड्स कि वो किसी भी रीजनेबल ग्राउंड के ऊपर इस प्रोसीडिंग को या उस केस को विदाउट एनी प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट ऑफ एक्विटल और कन्विक्शन उसको स्टे कर सकती है, प्रोसीडिंग को रोक सकती हैं। और लेकिन वहाँ पर आप देखेंगे कि सेशन ट्रायल के अंदर आपको ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं मिलती। आल्दो अभी 344 सीआरपीसी को इस तरह जो है वो इंटरप्रेट किया गया है बाय द ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स के 344 अप्लाई करके वो प्रोसीडिंग्स भी जो है स्टॉप की जा सकती हैं विदाउट प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट ऑफ एक्विटल और कन्विक्शन। लेकिन अगर हम प्रोसीजरल ट्रायल के अंदर देखेंगे तो प्रोसीजर के अंदर ऐसी कोई वाज़िया तौर पे प्रोविज़न मौजूद नहीं है जिससे प्रोसीडिंग सेशन कोर्ट के अंदर स्टॉप की जा सके और उसके अंदर आइदर वे इट हैज़ टू बी डिसाइडेड फोर्थ विद किसी भी ग्राउंड के ऊपर जो है वो प्रोसीडिंग प्रोसीजर के अंदर स्टॉप नहीं की जा सकती। और लास्टली जो बात मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ बार बार कि जैसे दोनों कोर्ट, सेशन कोर्ट हो या मैजिस्ट्रियल कोर्ट हो, वो चाहे कॉग्निजेंस ले लें, ट्रायल इनिशिएट कर दें, प्रोसेस इशू कर दें, चार्ज फ्रेम कर दें और चार्ज फ्रेम करने के बाद एविडेंस रिकॉर्ड कर लें, पार्शल कर लें, कंप्लीट कर लें, 340 रिकॉर्ड करें ना करें, 342 रिकॉर्ड करें ना करें, हर स्टेज के ऊपर इवन ये सारे काम करने के बावजूद भी कोर्ट के पास तो बहुत बड़ी प्रोविजंस हैं और वो है 249 ए और 265 के कोर्ट एट एनी स्टेज किसी भी ग्राउंड के ऊपर एक्यूज को एक्विट कर सकते हैं। और ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि मैजिस्ट्रेट साहब के पास दो ग्राउंड्स अवेलेबल हैं हर वक्त, और वो है कि फॉर्मल चार्ज किसी वक्त भी ग्राउंडलेस हो सकता है, लेकिन जो है मैजिस्ट्रियल कोर्ट के अंदर दूसरी जो ग्राउंड है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्विक्शन ना रहे, तो ये दो ग्राउंड्स मैजिस्ट्रेट साहब किसी भी वक्त एक्विट कर सकते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड फॉर्मल चार्ज चूँकि सेशन ट्रायल में होता नहीं है तो लिहाजा वो ग्राउंडलेस भी नहीं होता और वहाँ पर कोर्ट सिर्फ नॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ दी कन्विक्शन के ऊपर जो है वो सिर्फ एक्विट कर सकती है। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 249 ए सीआरपीसी एज वेल एज तो 265 के सीआरपीसी। तो ये थोड़े से एक्यूमुलेटिव डिफरेंसेस हैं बिटवीन बोथ सेशन ट्रायल एंड मैजिस्ट्रियल ट्रायल, और जो नहीं डिस्कस हुई चीज़ें और इनमें मौजूद हैं वो आप समझेंगे कि वो दोनों कॉमन प्रोसीजर हैं दोनों के अंदर, चाहे वो प्रीवियस कन्विक्शन हो, चाहे वो रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ टेंडरिंग स्टेटमेंट ऑफ 164 सीआरपीसी हो जो उसका यूज़ है इन दी ट्रायल, वो सारी चीज़ें कॉमन हैं, इस वजह से मैंने उनको डिस्कस नहीं किया। बट एक्यूमुलेटिवली यही डिफरेंस है जो मैंने आपको 3 वॉइस नोट्स में दोनों ट्रायल्स के बताए हैं।